हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्लास 10th का टॉपिक नंबर फर्स्ट है साइंस का हम पढ़ने वाले हैं, जो कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स आपका होगा, जो कि आपकी परीक्षा में आपको इससे क्वेश्चंस जो हैं निश्चित देखने को मिलेंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर हम शुरू करते हैं। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम जो है वो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो देखिए दोस्तों, पहला चैप्टर जो है उसको हम अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, तो कॉपी और पेन हाथ में ले सकते हो या फिर रिवाइज करने के लिए इसको आप पूरा वीडियो जो है देख सकते हो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी जिसमें नए गुण का निर्माण होता है, यानी पदार्थों का एक नए गुण में बदल जाना, वह आपका रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ये चीज़ आप समझते हो, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दूसरा, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, ठीक है ना, आप समझते हो। देखिए ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? जिसका निर्माण होता है अभिक्रिया में उसे हम उत्पाद कहते हैं। और अभिकारक जो हम लेते हैं और उत्पाद जो हमें प्राप्त होता है। समझ गए दोस्तों? तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया करेंगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि उत्पाद और अभिकारक जो है वो किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अभिकारक और उत्पाद की परिभाषाएं टाइप से मैंने आपको बता दिया। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं फिर से देख लो एक बार। क्या है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया हम करते हैं कोई दो पदार्थ मिलकर के, या फिर उन्हें आप जो दो पदार्थ हम लेते हैं उनको मिक्स करते हैं, उनको हम अभिकारक कहते हैं, और जो हमें प्राप्त होता है वो उत्पाद कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं, ठीक है ना, और जो हिस्सा लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। आप बात समझ गए दोस्तों। यहाँ पर उदाहरण के लिए भोजन का पचना, श्वसन सांस का लेना, या फिर लोहे पर जंग लगना, या फिर मैग्नीशियम फीती का जलना, दही का बनना, ये सभी आपकी रासायनिक क्रिया में आते हैं। क्योंकि भोजन का पाचन करना, एक बार भोजन पच गया तो वो वापस वैसा भोजन आप नहीं बना सकते हो, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। श्वसन, एक बार सांस लेने के बाद वापस छोड़ते हो तो वो बिल्कुल सांस जो है वो बदल जाती है, ठीक है ना। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लग जाती है तो आप लोहा वैसा फिर से नहीं बना सकते हो। देखो मैग्नीशियम फीते पर का जलना, मैग्नीशियम फीता जो जल जाता है फिर उसे वापस आप मैग्नीशियम का फीता नहीं बना सकते। दही का बनना, देखो दही, आप दूध से दही अगर बन गया तो आप फिर उसे दूध नहीं बना सकते हो, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आप रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझ गए। अब रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रेक्षण हैं उनको जल्दी से समझ लेते हैं। नोट्स है दोस्तों, कम समय में पूरा रिवाइज करेंगे और आपका चैप्टर जो है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण देखेंगे। क्या है? अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल, रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, और तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है। उसके ताप में चीज़ों को बदल जाती हैं चीज़ें जब उसकी अभिक्रिया कराई जाती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। गैस का उत्सर्जन होना, गैस जो है वो क्या हो जाती है? उड़ जाती है, उत्सर्जन हो जाता है उसका। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर हम समझते हैं जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम मिलाएंगे ये आपके अभिकारक कहलाएंगे। दो पदार्थ जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया तो ये इस साइड का जो है वो आपका अभिकारक कहलाता है और ये आपका उत्पाद कहलाता है। और इस पूरी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया ही तो कहते हैं, ठीक है दोस्तों। समझ गए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर इस समीकरण को हल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर रासायनिक समीकरण ये पूरा हो गया। जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में हम इसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, और RHS में जो लिखा है उसको हम उत्पाद कहते हैं, जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए। यहाँ पर इस समीकरण को हल करना चाहो तो आप देख सकते हो, ये रासायनिक समीकरण आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो देखिए जिंक और H2SO4 को मिला करके जिंक सल्फेट आपका
बनता है और हाइड्रोजन जो है वो गैस के रूप में उड़ जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखते हैं यहाँ पर रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? देखिए, रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। समझ गए दोस्तों? उनकी भौतिक अवस्था के साथ साथ वो लिखे जाते हैं कि कितने पदार्थ का किस में कितना यूज हुआ है, यानी बैलेंसी करना। समझ गए दोस्तों? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर दर्शाया जाता है कि उसे गर्म किया जा रहा है या दाब किया जा रहा है या फिर उत्प्रेरक किया जा रहा है। तीर के ऊपर हम लिख देते हैं। आप समझ गए दोस्तों? देखिए, यहाँ पर जैसे कि आप इस तीर के ऊपर आप देखोगे, यहाँ पर जो भी क्रिया होगी ताप में या दाब में या फिर उत्प्रेरक के रूप में, वो वहाँ लिख दिया जाता है। ठीक है दोस्तों? देखिए, चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगा करके। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, यानी द्रव्यमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसे हम बैलेंस करते हैं। बैलेंसी जैसे हम कहते हैं, वह आप जानते हो कैसे बैलेंस किया जाता है रासायनिक समीकरण को। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात जो उत्पाद प्राप्त होता है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यानी कि उत्पाद में और रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक में प्रत्येक जो तत्व होगा उनमें दोनों में बैलेंसी होनी चाहिए, यानी दोनों सेम होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि जिंक का एक गुण, यहाँ पर जिंक का एक अणु है, H2SO4 यहाँ पर है, H2SO4 पूरा है और H2 ये H2 निकल के आया। यानी कोई भी जो है वो नष्ट नहीं होता है, कोई भी चीज़ पूरी पूरी आपको अगल भल बन जाए, यानी कि दूसरी चीज़ जरूर बन जाएगी लेकिन उसकी मात्रा है जो वही रहती है और वो प्राप्त भी होती है, वो नष्ट नहीं होती है। ठीक है ना? समझ गए दोस्तों? देखिए, अगला यहाँ पर देख रहे हैं चरणबद्ध संतुलित करना, यानी चरणबद्ध को संतुलित करना। यहाँ पर कैसे? देखिए, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। प्रत्येक सूत्र के जो चारों ओर जैसे आप देख रहे हो बॉक्स बना लेना है और आयरन और H2O को मिला करके Fe2O3 और H2 इसमें बाहर निकल जाता है हाइड्रोजन। तो संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, यानी कोई भी परिवर्तन आपको नहीं करना है। यहाँ पर आप जैसे कि इस समीकरण में जो हम देख रहे हैं, तो देखिए क्या क्या हमें दिया है। ये तत्व था, कौन कौन सा? आयरन था, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। तो अभिकारक के रूप में परमाणुओं की जो संख्या इसमें थी, आयरन कितना था? आयरन 1 था, यहाँ पर 1 है आयरन, और हाइड्रोजन के 2 समूह थे, यानी कि हाइड्रोजन 2 अणु थे और ऑक्सीजन का 1 था, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 हो गया। अब उत्पाद में हमें क्या क्या मिला है? उत्पाद में परमाणुओं की संख्या जो है वो यहाँ पर 3 जो है आयरन मिले हैं, आयरन यहाँ पर आपका हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखोगे तो 2 है हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 है हाइड्रोजन, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये गलत यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका 2F होगा और ये आपका O जो है वो 3 हो जाएगा। ठीक है ना? 3 अणु जो आपके हो जाएंगे ऑक्सीजन के और F2 यानी 2 अणु आयरन के हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं चरण तीसरा में। प्रत्येक अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। अनुचित गुणांक लगा करके इसको हम संतुलित करते हैं। यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था, जो चीज़ हमें दी गई थी वो यहाँ पर दी गई है, और इसको प्राप्त करने के लिए, इसको हम संतुलित करने के लिए यहाँ पर इस प्रकार से कुछ कर लेंगे। ठीक है? देखिए, यहाँ पर क्या है, अभिकारक साइड लगाकर संतुलित करते हैं, यानी आयरन और 4 यहाँ पर H2O हो जाएंगे, 4 H2O। तो फिर यहाँ पर आप इस प्रकार से भी इसको संतुलित कर सकते हो। वो भी आप अभी देखे थे, ये भी आपका बिल्कुल संतुलित है, पूरा था। और इसके बाद संतुलित करके अगर आप इस प्रकार से संतुलित करोगे, इसमें 4 करोगे तो यहाँ पर Fe3 दे देना, क्योंकि 3 हो जाएंगे आपके
चरण तीसरे में आप क्या करोगे, देखिए 3 का गुणा करना है क्योंकि यहाँ Fe3 है और H2 ये पूरा आ गया, O यहाँ से 4 है, यहाँ पर 4 O है, यानी संतुलित है, लेकिन यहाँ पर आपका 3 का कम है तो इसलिए यहाँ पर आपका 3 जो है दर्शा दिया, ये आपका पूर्ण संतुलित हो जाता है। तो सभी तत्वों की संख्या अभिकारक के दोनों समान होती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, इसी अनुसार से हमें ये समीकरण संतुलित करना होता है। ठीक है, सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान होती है, यानी कि बैलेंसी है जो आपको करनी है, कितने अणु इस तरफ हैं और कितने अणु उत्पाद में हैं या अभिकारक में, दोनों तरफ समान अणुओं की संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगर हम समझें तो चरण 5 में क्या है, अब हम चरण 5 में देखेंगे, ठोस है तो उसे S से प्रदर्शित करते हैं, अगर द्रव है तो इसे L से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ पर S ठोस आप जानते हो सॉलिड, ठोस का मतलब क्या हो जाता है, S का मतलब सॉलिड, यहाँ पर लिक्विड L का मतलब हो जाएगा और गैसीय आप जानते हो, और जलीय विलयन AQ हो जाता है, अगर जलीय विलयन है तो उसे AQ से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ये वही संतुलित समीकरण पूरा है, अभिक्रिया है, और इसमें क्या है कि आप देखोगे तो पूरा संतुलित है, और यह आपका सॉलिड हो जाता है आयरन, और ये H2O गैसीय हो जाता है गैसीय अवस्था में, और ये S जो है वो Fe2O3 जो है सॉलिड अवस्था में हो गया, और ये H2 जो गैसीय अवस्था में हो जाता है, और ये आपका AD होना चाहिए, AQ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जलीय विलयन है, जल है तो AQ होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट जो है वो सही नहीं है, ठीक है ना। चलिएगा देखिए यहाँ पर A और Q कर लेना है, सही है। चलिएगा चरण 6 में देखेंगे, कुछ आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर नीचे लिखें, यानी जो भी आप क्रिया कर रहे हैं वो तीर के ऊपर लिखना है या फिर नीचे भी लिख सकते हो। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं उनको देख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। देखिए संयोजन अभिक्रिया जो होती है 2 या 2 से अधिक उत्पाद मिलकर के एक ही उत्पाद बनाते हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक ही उत्पाद जो है वो मिलता है, एकल उत्पाद प्राप्त किया जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक लेते हैं, अभिकारक 2 या 2 से अधिक लेते हैं और उत्पाद में जो है वो एक ही उत्पाद प्राप्त होता है, इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमसे पूछा जा सकता है कि अगर कोयले का दहन किया जाए, यानी कोयले का दहन किया जाए तो वो कैसे, कार्बन और O2 को मिला करके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये आपका एकल अभिक्रिया हो गई, क्योंकि इसमें एक उत्पाद आपका प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। 2 या 2 से अधिक, आप भाषा को समझो कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद में केवल और केवल एक उत्पाद ही प्राप्त होता है, यानी एक पदार्थ आप प्राप्त करोगे। ठीक है ना। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके 2H2O यानी जल बनता है। ये लिक्विड में जल आप जानते हो, ठीक है। और हाइड्रोजन और O2 को मिला करके जो है आपका जल का निर्माण होता है। अगर आपको कहीं पूछा जाए कि कैसे जल बनता है तो हाइड्रोजन और किसको मिला करके, O2 को मिला करके आपका जल जो है प्राप्त होता है। आप इस क्रिया को देख सकते हो। ठीक है ना, बहुत ही सुंदर। चलिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बहुत ही मेहनत लगती है इस सभी को टाइप करने में और बनाने में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हम चूना कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड और H2O लिक्विड यानी पानी को पानी में मिलाती हैं। जब बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना जो है उसमें कैल्शियम ऑक्साइड में H2O यानी पानी को मिलाया जाता है तो बुझा हुआ चूना बनता है। आप जानते हो चूना देखा भी होगा, अगर आप पानी मिलाओगे तो उसका फॉर्मूला बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना बनता है। ये समीकरण जो है आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, आपको ध्यान होना चाहिए। और ये एक एकल
अभिक्रिया यानी एकल उत्पाद वाला है, तो यहाँ पर इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे जो संयोजन अभिक्रिया जो हम देख रहे हैं यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया वाला कहेंगे, क्योंकि इसमें एक ही उत्पाद आपका प्राप्त हो रहा है। अब देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, प्राकृतिक गैस का दहन अगर किया जाए तो प्राकृतिक गैस जैसे कि मेथेन और O2 यानी ऑक्सीजन को मिला करके आपका CO2 और 2H2O प्लस ऊष्मा निकलती है। इसमें से ऊष्मा का मतलब जानते हो, ऊर्जा कोई ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा मतलब तपन निकलती है, ठीक है ना। इस क्रिया में जब आप करोगे तो मीथेन और O2 को मिला करके जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है, उसमें जो है ऊष्मा निकलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसे दोगे, ठीक है ना। चलिए, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब श्वसन जैसे हम सांस लेते हैं वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं C6H12O6 ये जो है आपका यहाँ करोगे और देखो O2 इसमें मिलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O बाहर आता है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ये C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज है जो हम लोग लेते हैं, और O2 यानी ऑक्सीजन को लेते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन को जब ले करके बनाते हैं तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है, और उसके साथ H2O यानी जल भी आता है, और ऊष्मा भी, गर्माहट भी आती है, समझ रहे हो, तपन भी आती है। तो आप जानते हो जैसे कि हम हवा अगर अपने मुंह से निकालेंगे तो वो गर्म हवा हमें महसूस होती है, आप जानते हो, ठीक है ना। चलो, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अब देख लेंगे। वियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट कर दो या उससे अधिक उत्पाद बनते हैं। एक अभिक्रिया टूटेगी और इसमें जो है दो से अधिक उत्पाद भी बन जाते हैं, यानी एक पदार्थ से दो या दो से अधिक पदार्थ बन जाना, वही आपका वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है ना। एक पदार्थ निकलेगा और एक पदार्थ को टूट करके कई सारे पदार्थ बन जाना, दो या दो से अधिक पदार्थ बन जाना, वह आपका वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। समझ गए दोस्तों। उदाहरण समझ लेते हैं, ऊष्मीय वियोजन। अब ऊष्मीय वियोजन क्या क्या है, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। अब देखिए कैसे, यहाँ पर देखेंगे उदाहरण को। देखिए उदाहरण लिए हुए हैं हमने, तो फेरस सल्फेट यानी फेरस सल्फेट Fe2FeSO4 इसका बैलेंस ही किया है, इसलिए ये 2 आगे है, ठीक है। Fe2O3 यानी फेरस ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर निकल जाता है गैस के रूप में। भूरा लाल रंग, भूरा और लाल रंग इसका हमें प्राप्त होता है, यह आपका ऊष्माक्षेपी ऊष्मा भी प्रदान करता है। तो आप जानते हो यहाँ पर देखिए, चूना पत्थर CaCO3 ये आपका चूना और पत्थर का फॉर्मूला है, और चूना और पत्थर को अगर जब अलग करोगे ऊष्मा में तो यह कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है ना। तो ये आपका वियोजन ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, या फिर वियोजन अभिक्रिया कहलाती है जिसमें ऊष्मा आपको मिलती है ना, ठीक है ना। वैद्युत वियोजन, अब आ जाइए, वैद्युत वियोजन क्या होता है। वैद्युत वियोजन वैद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन जो होता है वो वैद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो उदाहरण में, ये आपका वैद्युत वियोजन इस प्रकार से कुछ है, जहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलाकर के H2O यानी जल से विद्युत धारा में जब प्रवाहित किया जाता है तो हमें H2 और O2 दो रूप मिल जाते हैं। यानी इसको अगर हम पानी को विद्युत धारा में प्रवाहित की जाए उसमें, तो H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक प्लास्टिक का मग है, और इसमें आपको चित्र द्वारा दर्शाया गया हाइड्रोजन इसमें बनता है, और इसमें पानी की जो है वो बूंदें यहाँ पर आप दिख रही हैं,
जो गैसीय रूप में है, पानी है। ये नीचे आपका ग्रेफाइट रॉड लगी हुई है, परख नली लगी हुई है, ऑक्सीजन इसमें से प्रवाहित हो रही है। और एनोड पर देखा जा रहा है, एनोड ये आपका कैथोड है, ठीक है ना। एक स्विच जो है एनोड का और एक कैथोड का। और 6 वोल्ट की जो है बैटरी आपकी इसमें प्रवाहित की जाती है। तो आपका ये जो है विद्युत धारा में H2O जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये आपका विद्युत वियोजन अभिक्रिया हो जाती है। प्रकाशीय वियोजन में आप देख लेते हैं, प्रकाशीय वियोजन में अभिक्रिया क्या होती है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन जो होता है वो प्रकाशीय ऊर्जा वियोजन कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि सिल्वर क्लोराइड, यानी सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में जब रखा जाता है, यानी सूर्य के प्रकाश में जब आती है सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर और क्लोराइड जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है ना। और ऐसी सिल्वर ब्रोमाइड जब सूर्य के प्रकाश में आता है तो सिल्वर और ब्रोमाइड जो है वो अलग हो जाता है। समझ गए दोस्तों, ठीक है ना। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, यानी श्याम श्वेत जो आप सेल्फी लेते हो या फोटो बनवाते हो तो उसमें इस अभिक्रिया का प्रयोग, सूर्य के प्रकाश की क्रिया का प्रयोग जो है किया जाता है ना दोस्तों। चलिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा और प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए, फिर से देख लो। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, देखो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा का आवश्यकता हो। ऊष्मा का आवश्यकता हो, प्रकाश की आवश्यकता हो और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता हो, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जो है वो कहलाती हैं। समझ गए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी कम क्रियाशील जो होगा वो उसमें से निकल जाता है। इन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व में से जो कम क्रियाशील तत्व होता है वो यौगिक के रूप में विस्थापित हो जाता है। जैसे आयरन और Cu कॉपर सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट क्या बनता है, आयरन सल्फेट बन जाता है। और कॉपर इसमें जो है वो कम क्रियाशील तत्व के रूप में बाहर निकल जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप यहाँ पर इसकी क्रिया देखना चाहो तो ये आपका स्टैंड बना हुआ है और ये इसमें परख नली है, धागा लगा हुआ है। और कॉपर सल्फेट की ये आप देख सकते हो का विलयन यहाँ पर है और लोहे की कीलें इसमें डाली जा रही हैं। तो कॉपर जो है वो आपका निकल आता है और क्या क्या बनाया जाता है, इसमें आयरन और कॉपर सल्फेट को मिलाकर के डाला जाता है और आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। समझ रहे हो, भूरे रंग की जो है इस क्रिया में जो क्या होता है, लोहे की कील पर भूरे रंग का जो कॉपर की परत है वो जम जाती है, जिससे कॉपर अलग हो जाता है। और क्यूप्रस सल्फेट के यानी कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग कॉपर आयरन सल्फेट के निर्माण के कारण हो गया है। यानी नीला रंग जो है वो विलयन में, नीले विलयन का रंग हरा किस कारण हो जा रहा है, आयरन सल्फेट के निर्माण के कारण हो जा रहा है। समझ रहे हो, यहाँ पर फिर से देख लेते हैं दोस्तों। लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाती है। लोहे की कील जब इसमें डालते हैं इस मिश्रण में तो फिर आपको क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर नीले विलयन का रंग जो है वो हरा हो जाता है जब उसमें से कॉपर बाहर निकल जाता है। तो इस कारण यह आयरन सल्फेट जो देता है और कॉपर अलग निकल जाता है तो उसे हम
यह कहते हैं। या फिर आप दूसरे में देख सकते हो, जिंक और कॉपर सल्फेट को जब आप अलग करोगे तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर आपका जो है वो अलग हो जाएगा। इसी क्रिया से आप ऐसा बना सकते हो। यानी जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। जिंक जो होता है कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए कॉपर इसमें जो है अलग हो जाता है, क्योंकि कॉपर जो है वो कम क्रियाशील तत्व होता है। ठीक है ना, जिंक के सापेक्ष में। समझ रहे हो? चलो अब आ जाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा टॉपिक बचा है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो द्विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इस अभिक्रिया में जो उत्पादों का जो निर्माण है दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे कि यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिल करके, दो अभिकारक मिल करके और बेरियम सल्फेट बनाते हैं और NaCl सोडियम क्लोराइड आपका बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है और इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है ना, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं और द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर उपचयन और अपचयन देख लेते हैं। उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है। तो देखिए, जब उपचयन को सबसे पहले समझ लेते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन कहलाता है, और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है उपचयन कहलाता है। यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि हो तो भी उपचयन कहलाएगा, और किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो, हाइड्रोजन कम हो रही हो, तो उपचयन कहलाता है। जैसे कि आप देख सकते हो, कार्बन ऑक्सीजन को मिलाकर के CO2 आपका प्राप्त हो रहा है। कार्बन और O2 को मिलाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कॉपर और O2 को मिलाकर के कॉपर ऑक्साइड आपका बनता है। ठीक है ना। कॉपर ऑक्साइड को मिलाकर के हाइड्रोजन और इसमें मिलाकर के हीट किया जाता है तो कॉपर और प्लस H2O आपका प्राप्त होता है। ठीक है ना। चलिए तेजी के साथ कर लेते हैं, थोड़ा सा और चैप्टर आपका बाकी है और इसका पूरा चैप्टर जो आपका है रिवाइज हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ आया होगा। तो देखिए, अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से देख लेना, बहुत सारी चीज़ें हमने तेजी के साथ बताई हुई हैं, आप इसको समझ ली। ठीक है। चलो अपचयन देख लेते हैं। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन कम हो, ह्रास हो यानी ऑक्सीजन निकाली जा रही हो, और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ठीक उल्टा होता है उपचयन का अपचयन। ठीक है ना। तो देखिए, कॉपर ऑक्साइड और H2O को जब मिलाते हैं ऊष्मा में, यानी इसको गर्म किया जाता है, तब कॉपर और H2O अलग हो जाता है, इसे हम अपचयन कहते हैं। उपचयन, कॉपर और H2O को मिला करके कॉपर ऑक्साइड बन जाए, है ना। देखो उपचयन क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपचयन क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपचयन देखो, कॉपर और H2O को मिला करके आपका बन जाए कॉपर ऑक्साइड तो उपचयन कहलाएगा, और अगर कॉपर ऑक्साइड में H2O मिला करके बन जाए, कॉपर अलग हो जाए और H2O अलग हो जाए तो अपचयन कहलाता है। समझ गए, एक दूसरे के अपोजिट हैं। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बन जाता है। इस अभिक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। देखना, एक नया बात है यहाँ पर, आप इसको ध्यान रखो। क्या रखोगे याद, कि जब दोनों चीज़ें बन रही हों, उपचयन और अपचयन दोनों हो रही हों, जो कि एक दूसरे की विलोम होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया हम कहते हैं। यानी इस पदार्थ से वापस उस पदार्थ को बनाया जा सके और फिर उसको बनाया जा सके, तो वो उपचयन और अपचयन क्रिया दोनों में हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया भी उसको कहते हैं। अब देख लीजिए, कुछ दैनिक प्रभाव देख लेते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन और अभिक्रिया का प्रभाव क्या होता है। संक्षारण, जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि
संपर्क में आते हैं जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, संक्षारित हो जाता है। ठीक है ना, संक्षारण हो जाता है। जब कोई धातु यथार्थ संपर्क में इसके आती है तो धातु का ऊपरी परत कमज़ोर हो जाता है, यानी ऊपरी परत जो होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है किसी धातु या आर्द्रता या अम्ल की। ठीक है ना, तो वो संक्षारण कहलाता है, यानी कि उसका झड़ना, कोई परत का कम होना, यानी वो कमज़ोर होना किसी परत का, तो वो संक्षारण कहलाता है। ठीक है ना। लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना संक्षारण के उदाहरण है। जैसे कि लोहे की परत ऊपर जंग लग जाती है तो वो लोहा कहीं ना कहीं क्या होता है, मजबूती से कमज़ोर होता चला जाता है ना। और चांदी के ऊपर जब चांदी चमकती हुई उसमें काली परत जम जाती है, जिससे जब हमारी चांदी जो होती है, आभूषण होते हैं, वो काले पड़ने लगते हैं, तब उसे हम क्या कहते हैं, इसका संक्षारण हो रहा है, या हरी परत चढ़ जाना, उस पर संक्षारण होना कहलाता है। अब देखिए, यसद लेपन, विद्युत लेपन पेंट करके संक्षारण के धातुओं की बचाया जा सकता है। यानी कि यसद लेपन यानी कि उस पर प्रिंट कर देना किसी चीज़ का, या जिंक का, किसी भी चीज़ का, अगर उस पर पे आप, जैसे कि आप लोहा है उस पर आप पेंट कर दो तो वो आपका संक्षारण उसमें नहीं हो पाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप इसे संक्षारण में आप समझ गए हो। संक्षारण क्या होता है? विकृत गंधता, वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, बिल्कुल, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विसंगंधता कहते हैं। जैसे कि कोई भी खाने की चीज़ हो, ज़्यादा समय तक वो वसायुक्त या फिर वायु के संपर्क में आएगी तो उसके जो स्वाद हैं उसमें परिवर्तन आ जाता है। ये विकृत गंधता आपका कहलाता है ना। चलिएगा, कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, इस चीज़ से आप देख सकते हो। विकृत गंधता रोकने के उपाय क्या क्या है? प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके, यानी कोई भी उसमें, जैसे आपका पानी या चाय को रखने वाला जो बर्तन होता है, जो चाय को हमेशा गर्म रखता है, वो आप प्रयोग कर सकते हो प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करके। उसमें ऑक्सीकारक नहीं होगा तो वो चीज़ वैसी की वैसी रहेगी। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर, यानी वायुरोधी, जिसमें हवा ना जा सके, ऐसी चीज़ में आप उसे रख सकते हो। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, या फिर उसमें वायु के स्थान पर, जैसे आप नमकीन वगैरह, कुरकुरे वगैरह देखते हैं ना, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, और वो कुरकुरे जो होते हैं वो तभी तो इतने दिन तक हम रख पाते हैं, वरना 1-2 दिन में वो ख़राब हो जाएंगे अगर उसमें नाइट्रोजन गैस ना भरी हो। ठीक है ना, तभी तो जब भी कोई नमकीन वगैरह लो तो उसमें आप देख लो कि वो सही है या नहीं। शीतलन द्वारा या शीत से बचा करके चीज़ों को रखा जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। दोस्तों, चलते हैं दूसरे चैप्टर पर, मिलेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।